こんにちは皆さん。私はパンデサイルです。日本語の学生です。世界の政治を分かれたりように日本語を勉強します。どうぞよろしく। तो ये जो लाइन मैंने बोली इसका मतलब क्या था और जो इधर लिखा हुआ है ये लिखा क्या है। जैसे आपको ये कुछ अलग अलग तरह के लाइन्स दिख रही हैं, इसमें कुछ आपको अलग अलग तरह की जैसे ड्राइंग्स बनी हुई दिख रही है, इधर देखोगे तो इधर दिख रही है। इनका मतलब क्या है ये लिखा है, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ शब्द जनरली सेम ही आ रहे हैं हिंदी की तरह मतलब है साउंड करने के सेंस में। देखो सेम सेम लिखे हुए हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। इधर ये लिखा है सेम ही इधर लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आप यहीं कहीं ढूंढोगे तो का दिख जाएगा आपको। इसके अंदर बैंक क्यों जब दिखते हैं तब का आ जाता है। देखिए अब ये सेम लिखा है, शी इधर लिखा है तो इधर भी लिखा है। इनका मतलब क्या होता है ये सारे हम जैपनीज़ में समझना होता है हमें। ये जो भाषा लिखी है ये आप सबको पता है जैपनीज़ है, लेकिन जैपनीज़ में एक ही भाषा के अंदर अलग अलग चीज़ें कैसे आ सकती हैं। जैसे इधर ये नॉर्मल है, आपको एक चीज़ तो पता चल रही है ये और ये ड्राइंग दोनों में फ़र्क आ रहा है। अभी के लिए आप ड्राइंग से समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर और इधर फ़र्क आ रहा है। इस वाली लाइन में इसमें और इसमें फ़र्क आ रहा है। कहीं ना कहीं ये वाली ये ड्राइंग आपको सेम सेम लग रही है, ये आपको सेम लग रही है। तो इन अलग अलग चीज़ों का मतलब क्या है ये आपको जैपनीज़ में समझना होता है। जनरली अगर एक ओवरऑल आइडिया पे आप ले तो इसे हम कांजी कहते हैं। जो ड्राइंग से जैसे ये हो गई, इधर ये है, इधर ये वाली है, ये सारी कांजीज़ होती हैं। ये जो लिखा मैंने पूरा ये काताकाना होती है, और बाकी जो भी लिखा हुआ है वो हीरागाना है। अब वो होती क्या है कैसे होती है वो हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझना है। देखिए कुछ कुछ आपको समझ में आया। अब अगर मैं पढ़ूँ जो मैंने बोला था कोनिचिवा मिनासान माने हेलो, ये से कोनिचिवा का मतलब दो मतलब होते हैं। एक होता है हेलो और दूसरा होता है आपके लिए कि गुड आफ्टरनून। तो कोनिचिवा मिनासान माने गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर आप समझ सकते हैं हेलो एवरीवन जिस भी समय आप देख रहे हो। वाताशी वा पांडे साहिरु देस, मैं साहिल पांडे हूँ। निहोंगो नो वाक्से देस, जैपनीज स्टूडेंट हूँ। सेकाई नो सेजी ओ वकारी ताइरी यो नी निहोंगो ओ बैंक्यो शिमास। आगे समझेंगे लिखना कैसे क्या लिखना है वो तो अभी के लिए बस मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। सेकाई नो सेजी मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझने के लिए मैं जैपनीज़ पढ़ता हूँ। दोजोयोशिगो मैंने थैंक्स। तो ये थी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं साहिल आपको ये सारी चीज़ें एक करके धीरे धीरे समझाऊँगा, और इसमें हम समझेंगे आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि वाई जैपनीज़ इम्पॉर्टेंट, और if we politely say or if we want to know why should we learn Japanese rather than any other languages, तो ऐसा क्यों है हमें जैपनीज़ ही क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये समझने वाले हम। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हम जैपनीज़ है कैसी भाषा, किस तरीके से पढ़नी होती है, या कहें कैसी है, हार्ड है या मुश्किल है, क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान है। तो हम वहाँ से शुरू होंगे। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे, जो कि है क्यों जापान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाई जापान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे कि हम सबको पता ही है जापान और भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिकल टाइज हैं, पॉलिटिकल टाइज हैं। टाइज का मतलब आप समझें कल्चरल हमारे काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें सेम है। और अगर हम देखें ना भाषा माने जैपनीज़ और हिंदी, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ना बिल्कुल सिमिलर तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा एक मिनट, आई एम साहिल, रफ के लिए लिख रहा हूँ मैं आई एम साहिल माने मैं साहिल हूँ। और अगर मैं इसे सेम जैपनीज़ में लिखूँगा वाताशी वा साहिरु देस, खाली एक रफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। जैसे आई एम साहिल, इसमें क्या है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर एक एक शब्द से करें मैं हूँ साहिल, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं साहिल हूँ। तो हमारे में क्या आता है पहले सब्जेक्ट
फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। और सिमिलर है बिल्कुल जैपनीज़ में, जैसे वाताशिवा साहिरु देश, इसमें वाताशिवा मतलब है मैं, तो माने सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट माने साहिल, देश माने हूँ, हो गया वर्ब। तो हिंदी और जैपनीज़ के कल्चरल टाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आपने देखा कि बिल्कुल सेम है तरीका लिखने का। अब अगर हम, ये तो हो गए हमारे रिलेशन के, हमारे भाषा में सिमिलरिटी है। अब इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे आपको पता है, एक तो होता है टाइज, एक है पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी है। जीडीपी आप सबको पता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, $5 ट्रिलियन की, जो कि एक बहुत ह्यूमंगस अमाउंट होता है कंपैरिजन के लिए। हमारी भी जीडीपी अभी 3.5 ट्रिलियन है, तो हमसे ये बहुत ज़्यादा आ गया है। उसके बाद अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी देखेंगे, जो कि अगर आप शॉर्ट टर्म में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मैं हूँ, मेरे को कोई सामान खरीदना है, 1 साल के अंदर मैं मान लीजिए अगर 100 रुपये का सामान खरीदता हूँ एवरेज, और मान लीजिए कोई और इंसान है जो कि खरीदता है 150 रुपये का सामान। हम देश में 2 ही जने हैं इंडिया में एग्जाम्पल के लिए, तो हमने ये दोनों समझे, तो हमारे देश की औसत परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी होगी, कितने हो गए 250 रुपये, और कितने जने हैं टोटल 2, तो 125 रुपये हो गए। 125 है हमारे देश की परचेजिंग पावर पैरिटी। सिमिलरली जापान में जितने जने हैं, जितना सामान खरीदते हैं 1 साल में, उससे डिवाइड जब करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो इतनी होती है। माने जापान में एक औसत इंसान $51,809 खर्च करता है खरीदने के लिए कोई सामान। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर आप समझेंगे आगे डिटेल में। उसके बाद टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं आपने सबने एनीमे देखे होंगे, कार्टून्स देखे हैं। अगर आसान के लिए ड्रैगन बॉल सबने देखा है, पोकेमॉन सबने देखा है, तो ये उनके स्टार्टिंग के हैं। अब तो और भी काफ़ी बड़े बड़े आए, जैसे नारुतो हो गए या वन पंच मैन हो गए, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें जो आप देखते हैं। तो ये जापानीज़ की टेक्निकल हब है। एनिमेशन की दुनिया में अभी तक इनसे कंपैरिजन करना किसी के बस की नहीं है, एक्चुअल में बात करें सिर्फ एनिमेशन की दुनिया। उसके बाद इनके वहाँ कंपनी है, जैसे सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, निप्पॉन है, जिसके आपने सेल देखे होंगे। स्टील के एक बहुत बड़ा है। हमारे पास लोहा सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए जापान से तो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोहा जापान को देते हैं, जापान हमें उसे प्रोसेसिंग करके वापस स्टील हमें ही बेचता है, क्योंकि उनके वहाँ इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी। ऐसे इनके पास बहुत सारी कंपनी है, होंडा, हिटाची, ये मैंने आपको जान के लिखे हैं क्योंकि ये कुछ फेमस कंपनी है जो हर कोई जानता ही है। उसके बाद भारत के अंदर एफडीआई इन्वेस्टर्स 5 सबसे बड़ा है। अब एफडीआई क्या होता है, मान लीजिए मेरे को एक दुकान खड़ी करनी है 100 रुपये की, मेरी दुकान को बनाने में 100 रुपये लगेंगे। अब मेरे पास सिर्फ है 20 रुपये, मैंने अपने घर से पैसे ले लिए 30 रुपये इंटरेस्ट रेट पे, घर माने बैंक समझ लीजिए देश के लिए, कि मैंने आरबीआई से 30 रुपये ले लिए, अब भी बचे 50 रुपये। तो जापान 50 रुपये हमें देता है और कहता है कि आप ये 50 रुपये ले लीजिए और इंटरेस्ट देते रहिएगा। और जापान का इंटरेस्ट 0.2%, 0.3%, 0.01%, इतना कम कम इंटरेस्ट रेट पे जापान देता है। तो एफडीआई इन्वेस्टर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ से सीधी इन्वेस्टमेंट है। एक तो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हमारे देश में, कि एक कंपनी लगी, जैसे मान लीजिए होंडा की कंपनी लगी, उसने गाड़ियाँ बनाई, तो वो अपना सामान बेच रही है, लेकिन हमें भी उससे फ़ायदा हो रहा है, तो होगी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट की, वो सरकार हमें सीधे पैसे दे रही है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे जापान की सरकार ने हमें मेट्रो तो नहीं कह सकते हम उसे, बुलेट ट्रेन, जिसे जापानीज़ में शिनकानसेन कहते हैं, उसके लिए हमसे बोला उसने, तो उसके लिए उसने पैसे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जापान के बारे में, हमने ये समझ लिया। अब अगर हम बात करें जो जापानीज़ है वो लैंग्वेज कैसी है, तो इन जनरल मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि जापानीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर पड़ेगी आपको जापानीज़। कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिमिलर शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए वकारी मास, अभी आपको लिखना नहीं है कुछ भी, ये खाली एक इंट्रो है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे वकारी मास और वकारे मास कर सकते हैं आप। अब
वकारू कर सकते हैं सिमिलर, लेकिन इनके मतलब अलग अलग हैं। ये हो गया एक एग्जांपल। ये तो यूजिंग में इनका सेम है। अगर आप बिल्कुल एक अलग दे सकते हैं ना जो आपको बिल्कुल सिमिलर लग सकता है, कायरू, कावारू, मीमास, मिएमास, मिसेमास। अब तीनों का मतलब अलग है, ये समझिएगा। इधर वकारी मास समझ में आ गया, वकारे मास समझ रहा हूँ, और ये इसी के प्रेजेंट में यूज़ करते हैं जब, अभी इतना डिटेल में नहीं। कायरू, कावारू सेम है लेकिन मतलब अलग है। मीमास दिख रहा है, मिएमास देख सकता हूँ, मिसेमास दिखा दो। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है आपको लैंग्वेज, लेकिन इतनी नहीं है। आपको ना एक तो इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसी कांजी में बोलूँ या काताकाना में बोलूँ तो इसमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, बिल्कुल एक डॉट की सिमिलरिटीज़ है। कांजी में तो स्पेशल ध्यान रखिएगा कि कांजी में ऐसा है कि अगर आपने एक डॉट चेंज कर दिया तो वो मतलब चेंज कर देता है पूरे उसका शब्द का। जैसे अभी मैं काताकाना के लिए बताऊँ आपको, तो मान लीजिए ये ये सारे अलग हैं। नीचे से जब ऊपर करा तो ये न बन गया। आगे पढ़ेंगे। ये अलग है, ये अभी आपको मैं जान के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जब उस समय समझेंगे। अभी इसे समझ सकते हैं आप, इसे सो कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। ये ना है, ये में है। ऐसी दो नीचे से ऊपर शी, दो ऊपर से नीचे स, फर्क आ गया दोनों में। वहीं कांजी में अगर आप समझे, खाली मैं आपको भी बता रहा हूँ, ही दिन के लिए, में आंखों के लिए। ये डे हो गया, ये आई हो गया, ये 100 हो गया। ये फर्क है। इसे ची कहते हैं, ये 1000 की कांजी है, सैन कहते हैं जिसे। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है किसी भी यूरोपियन से या फिर किसी भी जनरल भाषा से, लेकिन बस आपको हल्की हल्की चीज़ें याद रखनी है ना। जैसे आपने अभी ये देखा कांजी में, आप इसे ही समझने के लिए कर सकते हैं। एक डंडा, दो डंडे हो गए तो आग बन गई, एक डंडा है तो दिन बन गया। ऐसे ये फ़र्क आ जाता है इसमें। उसके बाद अगर हम कहें कि लैंग्वेज ही क्यों सीखें, लैंग्वेज सीखने के क्या फ़ायदे हैं, तो अगर हम लैंग्वेज के यूजेस की बात करें तो आप चाहें तो इंटरप्रेटर बन सकते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, अगर गलत होता तो भाव समझिए मेरे। इंटरप्रेटर जो कि आप होते हैं ना, मान लीजिए मैं हूँ, मैं पीएम हूँ, एग्जांपल के लिए मैं पीएम हूँ, और मान लीजिए आप हैं जापान के पीएम। हम दोनों बात करें, मेरे को जापानी नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती। अभी आए थे जब वो गोलगप्पा, आगे समझेंगे गोलगप्पा, गप्पा, गोलगप्पा फ़र्क कैसे आया, ये सारी चीज़ें भी। तो मैं आपसे हिंदी में कहूँगा, आपको समझ नहीं आएगी। आप जैपनीज़ में कहेंगे, मुझे नहीं आएगी। और जैपनीज़ अमेरिका के इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जैपनीज़ लोग इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। अगर अब वो देख भी लेगा ना, आपको जैपनीज़ नहीं आ रही, आपको इंग्लिश ही आती है, फिर भी वो आपसे नहीं बोलेगा जनरली। अगर काफ़ी अच्छे इंसान होगा तब तो हम दोनों को बात में दिक्कत होगी। तो एक इंटरप्रेटर होता है जो ट्रांसलेटर होता है, आसान शब्द में। मैं एक ट्रांसलेटर है, मान लीजिए मेरा छोटा भाई वो खड़ा है इधर, मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, वो आपको जैपनीज़ में ट्रांसलेट करेगा, फिर वो कुछ बोलेंगे जैपनीज़ में, मेरा भाई सुन के मेरे को बताएगा। ऐसे दोनों देशों के लिए होते हैं। तो ये फ़र्क होता है, ये इंटरप्रेटर होते हैं जो उनकी बात को समझाते हैं। आप चाहें तो टूर गाइड बन सकते हैं। टूर गाइड सुनने में कई लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि इसमें इंसल्ट सी फील होती है काम के लिए। काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सैलरी कम है।
तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आश्चर्य माने, अब आश्चर्य हिंदी का शब्द है, माने आप एक तरीके से कहते हैं कि शौक में आ सकते हैं। शौक तो थोड़ा खराब वर्ड हो जाएगा। आश्चर्य माने सरप्राइज, हाँ अच्छा शब्द है सरप्राइज। कि जब टूर गाइड आता है ना, एक इंसान, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को टूर गाइड से बोलना है कि मेरे को देश घुमा दो, तो कम से कम नहीं तो आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। जो फॉरेनर होते हैं उनसे तो और भी ज़्यादा लेते होंगे, मैं कह रहा हूँ सिंगल इंसान से 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब टूर गाइड हो गए, या चाहें तो आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं। जैसे आप टीचर बन सकते हैं, आप खुद पढ़ा सकते हैं, आपको और कोई स्किल आती है। एक होता है अदर स्किल में हेल्प बहुत करता है। जैसे मान लीजिए आप सेल्समैन हैं, तो आपको सीनियर पोस्ट पे डाल देंगे वो, या फिर जापान भेज देंगे। तो ऐसे अच्छे काम के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर आपको अच्छा आता हो, मान लीजिए आपको एनिमेशन सीखा है कंप्यूटर का, तो आप जापानीज़ कंपनी में काम कर सकते हैं। किसी इंडियन कंपनी में काम कर सकते हैं जिसके जापानीज़ के साथ टाइज हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। लैंग्वेज आपका ना सैलरी इंक्रीमेंट करने में बहुत अच्छा रोल देता है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी कम है नॉर्मल में, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको जैपनीज़ आती है तो आपकी सैलरी 50,000 भी हो सकती है। जैपनीज़ माने कोई सी भी लैंग्वेज जिसमें आपको मास्टर हो, इंग्लिश के अलावा। लेकिन जैपनीज़ के लिए जापान की सरकार एक टेस्ट लेती है जिसे JLPT कहते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में मान्य होता है। इसका मतलब क्या है? मान्य माने वैलिड है। कि जैपनीज़ सरकार आपको ये सर्टिफिकेट दे रही है और कह रही है कि मैं एज अ जापान की सरकार इस आदमी को कहती हूँ कि इसने जैपनीज़ सीखी है, तो ये जैपनीज़ की पुष्टि मैं कर रही हूँ कि किसी भी जगह पे काम कर सकता है, और मेरे बिहाफ पे आप कह सकते हैं इसे जैपनीज़ आती है तो मैं इसे काम दे सकता हूँ। ये जैपनीज़ सरकार करती है। ये होता है JLPT। उसके बाद कि जैपनीज़ मैंने आपको बता दिया कैसी लैंग्वेज है, लेकिन अब ये मुद्दा आता है कि जैपनीज़ सीखे कैसे। एक मिनट, जैपनीज़ सीखेंगे कैसे? ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश जारी है मेरी। अभी के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बढ़ रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा होने, चलो ठीक है, इतना ही ठीक है अभी के लिए। नीचे नीचे का तो सब दिख रहा है, मैं अब नीचे ही लिखता हूँ। टीचर तक तो दिख रहा है, टूर गाइड तक दिख रहा है, थोड़ा सा ही नहीं आ रहा ऊपर का। तो अब जैपनीज़ ऐसी भाषा मैंने आपको बताया, थोड़े से इसमें फ़र्क आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब पढ़ेंगे। एक चीज़ समझिएगा, अगर आप जैपनीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। देखिए मैं सीख रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप जो बातचीत करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने पूछ लिया कि मेरे को वहाँ जाना है, कैसे बोलूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल बात होती है, अरे यार मेरे को जाना है, अरे यार, ये शब्द जनरली जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ओ गॉड, ऐसे शब्द जो हैं ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। जो कैजुअल बातचीत है ना, वो समझने में समय लगता है। आप सोचेंगे चलो मैंने जैपनीज़ पढ़ ली 1-1.5 महीने, अब सुन के तो देखता हूँ क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस लेवल के समझ रहे हैं आपको N1 तक जाना होगा उसे समझने के लिए, और उसमें समय बहुत लगेगा। तो पेशेंस चाहिए आपको। जो समझा रहा हूँ ना, कई बार क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को लिख के रख लीजिएगा कहीं, वो सॉल्व होंगे लेकिन उसमें समय लगने वाला है, 1-1.5 साल लग सकता है समझने में। तो इसलिए संयम रखना है आपको, ज़्यादा नहीं, इसलिए धीरे धीरे करेंगे लेवल वाइज, कुछ कुछ शब्द, कुछ ऐसे फ्रेज। उसके बाद आपको थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए रिवाइज रेगुलर करना होगा। रिवीजन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ये ऊपर से चला जाएगा। मैंने जब जैपनीज सीख रहा था, मैं अभी स्टार्ट करी थी जब, उससे 1 महीने पहले मैंने सब कुछ समझ लिया था, हीरा गाना काता गाना, लेकिन 1 महीने मैंने छोड़ दिया, तो उसके बाद मेरे को ज़ीरो से शुरू करना पड़ा वापस, क्योंकि है काफ़ी सिमिलर, आप अटक जाएंगे कि करना कैसे है। इसलिए आपको रेगुलर उसे रिवाइज करते रहना पड़ेगा। वोकैबलरी भी सिमिलर है, मैंने आपको बताई, और प्रैक्टिस तो बहुत देनी पड़ेगी आपको।
अब सुनने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतना करके फ़ायदा क्या है। अब अगर फ़ायदे की बात करें या अपॉर्चुनिटी की बात करें हम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जैपनीज़ थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है। जैपनीज़ माने निहोंगो होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और तो जैपनीज़ हार्ड पड़ जाती है, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है जैपनीज़ में बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। जैपनीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, कोरियन हो गई, इनमें ये थोड़ी मुश्किल है, तो इसमें कंपटीशन बाकी लैंग्वेज से कम है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि 1000 लोग फ्रेंच सीख रहे हैं, तो जैपनीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 लोग सीख रहे होंगे, और उसमें भी काफ़ी छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों ने छोड़ी है कईयों ने। तो मैं कहूँगा कि कंपटीशन कम है, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें ना भाषा में आप सोच रहे होगा कि ऐसे सीखने का फ़ायदा ही क्या, जिसमें हम अपनी नॉर्मल बातचीत ना कर पाएँ। तो बातचीत के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे लैंग्वेज है जैपनीज़, इसमें टाइप्स में डिवाइड है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, एल्डर से कैसे बात करनी है, किसी अननोन से कैसे बात करनी है, अननोन अगर हमसे एल्डर है तो उससे कैसे बात करनी है। एल्डर माने अपने फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है। उसके बाद कोई रिस्पेक्टेड है, उससे कैसे बात करनी है। रिस्पेक्टेड माने कोई कंपनी का है या कोई दुकान का, किसी शॉप वाले से कैसे बात करनी है, शॉप वाला आपसे कैसे बात करेगा। हम्बल फॉर्म क्या होती है, पोलाइट फॉर्म क्या होती है, रिस्पेक्टेड बता दिया, हॉनोरिफिक कौन सी होती है, ये इन सब में डिवाइडेड है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बड़ा है तो आप उससे अलग तरीके से बात करेंगे, आपके घर का कोई आपके घर का नहीं है उससे अलग तरीके से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से कैजुअल होंगे, फैमिली से कैजुअल आप बात करेंगे। रिस्पेक्टेड लोगों को आप कहीं काम कर रहे हैं वहाँ कैसे जवाब देंगे, इन सब में जैपनीज डिवाइडेड है, तो ये फ़र्क होता है। अब हम कैसे करने वाले हैं, ये तो हो गया, हमने एक रफ आइडिया ले लिया है कि जैपनीज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज है, उसे करना कैसे है। तो अगर मैं बताऊँ मैं कैसे करने शुरू करवाने वाला हूँ या मैंने कैसे करा, तो पहले आपको अल्फ़ाबेट पे बहुत अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी। अल्फ़ाबेट, और ये मेरा मार्कर फिर बंद हो गया, हाँ चलो ठीक है। अल्फ़ाबेट, हिरागाना, काताकाना, कांजी। कांजी एक अलग है, कांजी अलग ही है बिल्कुल। कांजी कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कुछ पिक्चर होती हैं, ड्राइंग्स, जिनके कुछ मतलब होते हैं। तो आपको अल्फ़ाबेट समझनी पड़ेगी, जब आप कांजी भी समझ पाएंगे, क्योंकि आपको शब्द जोड़ना आना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया, ये मान लीजिए ही की कांजी, तो ही है, इसे बी भी कहते हैं, नीची भी कहते हैं, नी भी कहते हैं, जित्सु भी कहते हैं, सब अलग अलग जगह यूज़ होती हैं, सबका अलग अलग मतलब बन जाता है, तो उसे समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से अल्फ़ाबेट पहले अच्छे समझने हैं, हीरागाना काताकाना दोनों, जब आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है। फिर जब आपने अल्फ़ाबेट समझ लिए, फिर डेली एक दो आपको कांजी समझनी पड़ेगी। अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस बीच बीच में करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप चाहें तो पहले आप मेरे हिसाब से 1 से 2 हफ्ते आप अच्छे से अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर डेली। फिर धीरे धीरे जब आप शब्द बनाना सीख जाएंगे 2 हफ्ते में, जब आप वर्ड फॉर्मेशन सीख जाएंगे, तब आपको रीडिंग और स्पीकिंग दोनों आ जाएगी। फिर राइटिंग आप अपना आप सीख जाएंगे जब आप शब्द फॉर्मेशन करेंगे। इससे अल्फ़ाबेट आपके हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट होंगे फिर आप कांजी समझने लग जाएंगे। कांजी तक पहुंचने में मिनिमम आपको 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट में पक्का होना पड़ेगा कांजी को शुरू करने के लिए। और कांजी पढ़नी मस्ट है चाइनीज़, ये सब ये जो ड्राइंग है ना चाइनीज़ है। लेकिन अब क्या हुआ, जब एक छोटी सी कहानी है इनकी, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब सिल्क रूट का टाइम था, उस समय जैपनीज़ लोग जो थे उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, तो क्या करते थे, चाइना जाते थे ट्रेड करने, सामान खरीदने, कुछ ट्रेड करने। उनसे बात करने में दिक्कत होती है, अपनी कोई इनकी स्पेसिफिक भाषा नहीं थी उस समय। भाषा का मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते ही नहीं थे वो, भाषा का मतलब है ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं थी जिससे वो दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो उन्होंने फिर क्या करा, उस समय वो जैपनीज़ का ही यूज़ तो कर नहीं पाते थे, तो उन्होंने चाइनीज़ का यूज़ करना शुरू करा। चाइनीज़ लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी, तो उसके चाइनीज़ लैंग्वेज के शब्द हैं। और जो हीरागाना काताकाना दोनों निकली है वो चाइनीज़ से ही निकली है। तो आप कांजी को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कांजी बेस थी और कांजी अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कांजी समझेंगे, हीरागाना काताकाना समझेंगे, तब आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे पहुँचेंगे।
सेंटेंस फॉर्मेशन होगी जब, इसलिए मैं उधर खड़ा था, इसमें पढ़ रहा था। सेंटेंस फॉर्मेशन होगी तब आप ग्रामर भी साथ साथ समझेंगे, फिर उसी समय आपको वोकेबलरी समझनी पड़ेगी। समझनी भी है और याद भी करनी है, दोनों चीज़ें करनी है, क्योंकि फ़र्क आ जाता है सब में। ऐसे धीरे धीरे आपको कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे समझने में। और देखिए, अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब आप वो चीज़ पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कोई चीज़, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्टार्टिंग में तो N5 में जो उसे समझ में, अब N5 क्या है, N4 क्या है, सब में फ़र्क क्या है, वो हम अगले धीरे धीरे वीडियोस के साथ समझते चलेंगे, क्योंकि ये उतना मुश्किल नहीं है आपके लिए समझना। ये समझ लीजिए कि बस N5 सबसे लीस्ट है, N1 सबसे टॉप की होती है। जब आप N5 के कोई चैप्टर समझेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है समझने में। फिर जब आप मान लीजिए चैप्टर 1 समझ लें, आप चैप्टर 8 तक पहुँचे, तो आपको चैप्टर 1 अगर वापस देखेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा ये, क्योंकि यूज़ होते होते आप उसका मतलब समझते जाएंगे, इसलिए बहुत समय लगने वाला है। और कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, वो सब आपको समझना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। फिर भी ओवरऑल ये कह सकता हूँ मैं, अगर आप समझेंगे, मेहनत देंगे, समय देंगे इसे, तो वर्दी है। क्योंकि अभी जितना मेरे को समझ में आया है ये काफ़ी मज़ेदार। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ करेंगे तो उस समय तक आप जाके समझ पाएंगे कि जैपनीज़ है क्या, जैपनीज़ यूज़ क्यों है, जैपनीज़ का काम क्या है, और जैपनीज़ क्यों है। इस वीडियो में इतना ही। जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम N5 से N1 तक क्या होता है, JLPT के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। फिर काताकाना, हिरागाना, कांजी में फ़र्क क्या है, क्यों बनी ये 3 अलग अलग, क्योंकि मैंने बता दिया कांजी स्टार्टिंग है, काताकाना, हिरागाना क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, इनके नाम क्या है, यूज़ कैसे होते हैं, इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल, फिर एक एक रो करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।